स्ट्रिंजेंट सेपरेशन ऑफ पावर्स अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में तो रहता है, जहां पे एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी तीनों ही ऑर्गन्स इंडिपेंडेंटली कोएग्जिस्ट करती हैं और तीनों ही ऑर्गन्स के डे टू डे फंक्शनिंग में इंटरफेरेंस नहीं रहता बाय ईच अदर। लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में जब हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं तो स्ट्रिंजेंटली सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे संविधान में नहीं है। हम यहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात करते हैं इन कंटेक्स्ट ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। और यहां पे जो तीनों ही ऑर्गन्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, तीनों ही अपने दायरे में इंडिपेंडेंटली काम करती हैं और कोशिश करी जाती है कि कैसे एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के डे टू डे फंक्शनिंग में इंटरफेयर ना करे। लेकिन यहां पे पीसफुल कोएग्जिस्टेंस ऑफ द थ्री ऑर्गन्स की बात करी जाती है। और अक्सर जब जुडिशरी की बात आती है तो जुडिशरी के कोलिजियम सिस्टम को बहुत क्रिटिसाइज किया जाता है। जुडिशरी का यह कहना होता है कि जब हमारे काम में पॉलिटिकल ओवररीच, एग्जीक्यूटिव ओवररीच बहुत ज्यादा रहता है, डिस्पाइट द फैक्ट कि सेपरेशन ऑफ पावर्स का प्रिंसिपल है। लेकिन एग्जीक्यूटिव का यह कहना है कि आज के टाइम पे जुडिशरी के द्वारा जो दिए गए वर्डिक्ट्स होते हैं वो भी किसी जुडिशियल लेजिस्लेशन से कम नहीं है। तो दोस्तों, आज के लीड आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे इश्यूज रिलेटेड टू जुडिशरी, और इश्यूज रिलेटेड टू जुडिशरी बहुत हॉट फेवरेट टॉपिक रहता है यूपीएससी का GS2 में। तो दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज है 13 अक्टूबर और दोस्तों आज हम 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल, जैसे कि अभी हमने बात करा, इश्यूज रिलेटेड टू जुडिशरी से रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं एसोसिएटेड विद द कोलिजियम सिस्टम। एक आर्टिकल इंडियन इकोनॉमी से पर्टिनेंट है, GS3 का कंपोनेंट है, वॉर अगेंस्ट इलीगल गुड्स। और एक आर्टिकल COP27 कुछ ही दिनों में होने वाला है। कहां होने वाला है? शर्म अल शेख में, इजिप्ट में। तो यहां पे बात करी गई है वी नीड अ फॉरेस्ट लेड COP27। अगेन हिंदू में आर्टिकल आया है। क्वेश्चन ऑफ द डे आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो देखने को मिलेगा। नाउ तो शुरू करेंगे आज का पहला आर्टिकल। दोस्तों, अब ऐसा है, अब ये न्यूज में क्यों है बात, अभी रिसेंटली क्या है, अभी जो हमारे जो नए अभी चीफ जस्टिस बने हैं UU ललित, लेकिन उनका टर्म बहुत छोटा है। अगस्त 27 को वो बने, लेकिन उनका जो टर्म है नवंबर 8 तक का ही है, यानी कि 1 महीने से भी कम का टाइम रह गया जब अपना ऑफिस जब वो डीमिट करेंगे। अब वो काफी उत्तेजित हैं और वो चाहते हैं कि अब उनके कार्यकाल में, उनके टेन्योर में जितने रिफॉर्म्स वो जुडिशरी में लेके आ सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो वेकेंट अपॉइंटमेंट्स की बात हो, जो अभी वैकेंसीज है जजेस की सुप्रीम कोर्ट में, उसको अगर फिल करना हो, या कोई ऐसे अहम मुद्दे हो जहां पे अभी तक सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं सुना पाए। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात करें जो इंपॉर्टेंट मैटर्स को हेयर करने के लिए होता है, तो इन सब मामलों के लिए जो जस्टिस UU ललित हैं काफी ईगर हैं, काफी उत्सुक हैं कि जल्द से जल्द ये बातें रिजॉल्व हो सके। लेकिन क्या उनको सपोर्ट मिल रही है अपने बाकी साथियों से जो कि कोलिजियम सिस्टम में है? अब देखिए, अगर हम प्रेजेंट डे सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम की बात करें तो 5 जजेस यहां पे आ जाते हैं। एक तो हमारे चीफ जस्टिस हो गए UU ललित, उसके बाद जो नेक्स्ट यानी कि जो सक्सेसर हैं ललित जी के, वो कौन है? जस्टिस DY चंद्रचूड़, एक वो हो गए, एक संजय किशन कौल हैं, एक SA नाजीर हैं और एक KM जोसेफ हैं। तो कहीं ना कहीं इस आर्टिकल में, वैसे ये आर्टिकल एक वरिष्ठ लॉयर ने लिखा है और इस आर्टिकल में वो ये कहते हैं, थोड़ा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग का और सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम सिस्टम का। यहां पे वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को सपोर्ट नहीं मिल रही अपने बाकी सहपाठियों से एज फार एज फिलिंग द वैकेंसी ऑफ जजेस इज कंसर्न। तो अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को क्या किया था, पब्लिक डोमेन में चीजें अवेलेबल रखी थी अबाउट द फेल्ड कोलिजियम मीटिंग। 26 सितंबर को एक मीटिंग हुई थी जहां पे बात करी गई थी कि 4 नए जजेस को अगर हमने अपॉइंट करना है तो चारों जजेस के बारे में जो प्रस्ताव था रखा गया था। लेकिन जस्टिस UU ललित का यह कहना है कि सारे कोलिजियम मेंबर्स जो थे उन्होंने एकामत के साथ अग्री नहीं करा, डिसेंट किया। चलो, अब हो सकता है, देखिए हर किसी को हर एक बात पे अग्री करना जरूरी भी नहीं है, लेकिन ये बात पब्लिक डोमेन में आई है। इज दैट पुटिंग जुडिशरी इन अ बैड लाइट? अब 30 सितंबर को जो हमारे प्रेजेंट चीफ जस्टिस हैं उन्होंने ये लिखा था कि भी नाम, कुछ 4 नाम यहाँ पे सजेस्ट करे थे, अगर उनको हम, जो भी वेकेंट पोजीशन है जजेस की सुप्रीम कोर्ट में, अगर उनको हम एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक तो नाम आया था पंजाब हरियाणा के जो चीफ जस्टिस हैं रविशंकर झा, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस PV संजय कुमार और एक सीनियर एडवोकेट हैं KV विश्वनाथन। अब हुआ क्या, कंफ्लिक्ट कहाँ पे है? आइडिया ऑफ सर्कुलेशन। अब यहाँ पे ये एक बात, मुद्दा जो सामने इस आर्टिकल में आया है वो ये है कि ये जो शेड्यूल्ड कोलिजियम मीटिंग थी ये 30 सितंबर को होनी थी लेकिन नहीं हो पाई थी। अब इस आर्टिकल में ये बात लिखी थी कि जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं वो रात को 9:30 बजे तक ऑफिस में होते हैं, कोर्ट रूम्स में होते हैं, उनका टाइम नहीं मैच कर पा रहा था बाकी जजेस के साथ, तो मीटिंग नहीं हो पाई।
लेकिन क्योंकि जैसे आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि जो हमारे चीफ जस्टिस हैं वो थोड़ा उत्सुक हैं, वो ईगर हैं कि ये जो रिफॉर्म्स हैं, ये जो वैकेंसीज जो पेंडिंग है, ये उनके टेन्योर में, उनके कार्यकाल में, जो कि बहुत ही ब्रीफ कार्यकाल है उनका, उन्हीं के टेन्योर में ये काम पूरा हो जाए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये सारे के सारे नाम जो भी आपके साथ मैंने शेयर करे थे, जो 4 नाम जो मैंने आपके साथ शेयर करे थे फॉर फिलिंग अप द वैकेंसीज ऑफ द जजेस, उन्होंने थ्रू सर्कुलेशन ये बाकी अपने सहपाठियों के साथ, बाकी अपने कोलिजियम के साथियों के साथ वो शेयर किया। अब यहां पे क्या हुआ कि 2 जजेस ने तो अप्रूवल दिया, लेकिन जस्टिस चंद्रचूड़ ने और जस्टिस नाजीर ने, उन्होंने अपना अप्रूवल नहीं दिया, उन्होंने अपना अप्रूवल विदहोल्ड कर लिया। उनको, उनका यह कहना है, जस्टिस चंद्रचूड़ का और नाजीर जी का, कि उनको इन चारों नामों से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो जज बने या ना बने, लेकिन उनको इस तौर तरीके से प्रॉब्लम है कि उनके नाम एक सर्कुलेशन के तरीके से क्यों फ्लोट करे गए हैं। मीटिंग हो सकती थी, फेस टू फेस मीटिंग हो सकती थी। उन्होंने ये बोला, जस्टिस चंद्रचूड़ ने और जस्टिस नाजीर ने, कि ऐसा तो कभी हमने पहले नहीं सुना कि कोई कोलिजियम मीटिंग सर्कुलेशन के जरिए, यानी कि पेपर्स फ्लोट करके आपको दिए जा रहे हैं, आपके रूम्स में आ रहे हैं। कभी फेस टू फेस मीटिंग हो सकती है, ऑनलाइन मीटिंग भी हो सकती है, वर्चुअल मीटिंग भी हो सकती है। कोविड के चलते वर्चुअल मीटिंग का मैकेनिज्म सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने एक्सप्लोर करा ही है ना, तो इतनी भी क्या जल्दी है। अब कोलिजियम सिस्टम की बात करें, देखिए कोलिजियम सिस्टम, अब ऐसा तो नहीं है कि संविधान में हमारे जो फाउंडर्स थे, जो हमारे फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने कुछ ऐसा संविधान में प्रोविजन तो नहीं डाला कोलिजियम का। ये एक मैकेनिज्म है, एक डिवाइस है, एक इंस्टीट्यूशन है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने खुद ही डिवाइस करा है। आई एम श्योर आपने पॉलिटी में फर्स्ट जजेस केस, सेकेंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस के बारे में पढ़ा होगा, और काफ़ी सारी ऐसी जजमेंट्स है सुप्रीम कोर्ट की विद अ पीरियड ऑफ टाइम, उसके एवोल्यूशन के जरिए ये कोलिजियम सिस्टम बना गया है। और ये कोलिजियम सिस्टम ही है जिसके चलते जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, उनको अपॉइंट किया जाता है। डेफिनेटली अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो प्रेसिडेंट की होती है, लेकिन जो नाम आते हैं, जो रिकमेंडेशंस आती हैं, वो कोलिजियम के जरिए आती हैं। अब कोलिजियम सिस्टम की बात करें तो थोड़ा बेसिक्स की यहाँ पे बात करते हैं, वेरी बेसिक चीज़ें यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू हमको इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा वैल्यू एडिशन के तौर पे है, इस आर्टिकल में मेंशन नहीं था। ये जो बातें आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ, ये एक और आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड का, वहां से मैंने ये पॉइंट्स उठाए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम जो है उसमें 5 मेंबर बॉडी आ जाती है। ठीक है, अभी ऑब्वियसली जो 5 मेंबर्स हैं ये बदलते रहेंगे, अब कोई ना कोई जजेस रिटायर होंगे तो उसके बाद कोई नए जजेस अपॉइंट किए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि पक्के तौर पे यही 5 मेंबर्स रहेंगे 5 साल के लिए, ऐसा नहीं है। तो इसमें ऑब्वियसली जो कोलिजियम है दिस विल बी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और साथ में 4 उनके और साथी होंगे जो कि सीनियर मोस्ट जजेस हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब जो हाई कोर्ट कोलिजियम है दैट इज ऑब्वियसली लेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस। इसको प्लीज नोट कर लेना, पॉलिटी में क्या रहता है ना, पॉलिटी जितनी बार भी हम पढ़े उतना कम लगता है, कुछ ना कुछ गलती निकल ही आती है, और पॉलिटी बहुत स्कोरिंग होती है दोस्तों प्रीलिम्स में, और अक्सर उसमें एरर का चांस भी बहुत ज्यादा रहता है, तो प्लीज नोट कर लेना ये बातें यहाँ पे। और बाय इट्स वेरी नेचर जो इसका जो कॉम्पोजिशन है कोलिजियम का, दैट कीप्स ऑन इवॉल्विंग, कीप्स ऑन चेंजिंग। एज आई सेड कि ये 5 मेंबर्स अगर आज है, डजंट मीन कि ये 5 मेंबर्स 5 ईयर्स के लिए भी परमानेंट रहेंगे। अब जहां पे अपॉइंटमेंट्स की बात आती है, तो जो जजेस हैं हायर जुडिशरी के, चाहे वो हाई कोर्ट के हैं, सुप्रीम कोर्ट के हैं, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के हो, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हो, देखिए अपॉइंट तो चलो जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो तो प्रेसिडेंट की है, लेकिन जो रिकमेंडेशन आता है, प्रपोजल आता है, वो कोलिजियम के द्वारा आता है। सरकार का रोल कहां पे, प्रेसिडेंट का रोल कहां पे है, जब नाम दे दिए जाते हैं, जब यानी कि सरकार को जो नाम दिए जाते हैं, जो प्रपोजल्स रखे जाते हैं, उसके बाद है सरकार उस पर एक्ट अपॉन करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद रोल ऑफ द गवर्नमेंट की बात करें तो अगर तो देखिए कोई एडवोकेट का नाम, कोई बहुत वरिष्ठ लॉयर का नाम सरकार के सामने आता है कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने कहा, एक अपना क्लियरेंस दे दिया कि भी वो जज बन सकते हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, अगर तो सरकार को उनके ऊपर कोई डाउट है, उस लॉयर के ऊपर, उस एडवोकेट के ऊपर, तो सरकार चाहे तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा एक इंक्वायरी बिठा सकती है उनके बारे तहकीकात करने के लिए, उनके बारे इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि कहीं उनके जो इंटरेस्ट है वो एंटी नेशनल तो नहीं है, तो ये सब ठीक है। सरकार एट द मैक्सिमम ऑब्जेक्शंस रेज कर सकते हैं। ठीक है, कभी कोलिजियम की जो चॉइसेस हैं, जो उन्होंने नाम, जो प्रपोजल दिए हैं, अगर उनको कोई मतभेद है, सरकार को लगता है कि नहीं ये कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ नेशन काम करेंगे, तो ठीक है आप अपने ऑब्जेक्शन सामने रख सकते हैं। लेकिन कोलिजियम उस ऑब्जेक्शंस को सुन सकता है, लेकिन बाद में कोलिजियम अगर फिर से बात बोले कि नहीं, जो नाम हमने आपको पहले दिए थे, जो नाम हमने स्वीकार करके आपको भेजे थे, वही नाम अभी भी हमारे फाइनल लिस्ट में रहेंगे, तो सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं है, सरकार को वही जजेस को अपॉइंट करना पड़ेगा जो कि सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम ने पहली बार रेकमेंड करे थे। अब क्रिटिसिज्म की बात आती है, तो अब ये जो पॉइंट, ये जो आपके पास ये जो यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मीन्स, तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। पूरे आर्टिकल को मैं नोट करने को इंकरेज नहीं करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो यहाँ पे हाईलाइटेड होंगी, अगर तो आप इस वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा कि क्या आपने नोट करना है क्या नहीं करना। कई बार ना नोट करने के मामले में ना कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, वो कीवर्ड्स को भी अगर हम नोट कर लेंगे ना तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एग्जाम, बिकॉज देखिए दोस्तों, जो आप चीज लिख रहे हैं ना, जो कीवर्ड्स भी हैं वो आपके सबकॉन्शियस में फीड हो रहे हैं, और जब आपने आंसर करना है एग्जामिनेशन टाइम में जाके तो उन कीवर्ड्स के जरिए आप अपना सेंटेंस बना सकते हैं, पैराग्राफ बना सकते हैं। क्रिटिक्स का क्या कहना है, तो बात को नोट करिए। कोलिजियम सिस्टम जो है वो नॉन ट्रांसपेरेंट है, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है भाई, इसमें क्या हो रहा है, क्या बातचीत हो रही है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स की हम बात करें कोलिजियम प्रोसीडिंग्स की, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, क्लोज डोर अफेयर है। और ये तो संविधान में भी नहीं मेंशन कोलिजियम सिस्टम, ये तो एक डिवाइस अपने आप ही सुप्रीम कोर्ट ने ही डिवाइस करा है, ठीक है, बिकॉज बहुत सारी जजमेंट, अगर मैं फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस की बात करूं तो सक्सेसिव जजमेंट्स हैज लेड टू एवोल्यूशन ऑफ दिस a mechanism of collegium system. Nowhere in the constitution is it mentioned. So अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस उठाए जाते हैं। अब एक ही बिल्डिंग में 5 जजेस बैठे हैं, क्या एक ही बिल्डिंग में बैठे हैं, चलो डिफरेंट डिफरेंट कैबिन्स में बैठे होंगे, तो क्या उनके लिए इतना मुश्किल है कि आज 13 अक्टूबर हो चुका है कि वो मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकल मीटिंग, फेस टू फेस मीटिंग नहीं कर पा रहे हैं डे टू डे बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए? ये थोड़ी सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों है। और अगर चलो आप फिजिकली नहीं मिल पा रहे हो, टाइम क्लैश कर रहा है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे मेंशन था कि जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ हैं वो ऑफिस में 9:30-10 बजे तक बैठे होते हैं, उनका काम ज्यादा होता है, वो बिजी होते हैं, चलो अगर टाइम कॉमन नहीं मिल पा रहा पांचों के पांच जो जजेस हैं, तो ऑनलाइन माध्यम के जरिए भी वो ये मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। और ऑनलाइन माध्यम के जरिए केसेस हुए हैं, हियरिंग्स हुई हैं, वर्डिक्ट्स अनाउंस करे गए कोविड के टाइम पे, तो अभी क्यों नहीं किया जा सकता? ठीक है। और अगर किसी भी पर्टिकुलर जज को नहीं पसंद किसी जज का नाम जो कि सामने रखा गया है, जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स के जो नाम सामने रखे गए हैं फॉर द नेक्स्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, अगर उनको एतराज है तो भले ही चीफ जस्टिस, जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस है यूयू ललित, उन्होंने अगर सर्कुलेशन के जरिए ही वो नाम फ्लोट करे हैं तो आप वहां पे भी मना कर सकते हैं, ना कह दीजिए। आपने यहां पे तो हामी भरनी ना, या तो हाँ कहना है या तो ना कहना है। तो ये कुछ सवाल यहां पे सामने आते हैं। क्रेडिबिलिटी की बात करें कोलिजियम सिस्टम की, तो डेफिनेटली अगेन ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिए। तो क्रेडिबिलिटी की बात यहां पे यही आती है कि सवाल उठाए जाते हैं कि ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक बॉडी है, ठीक है, जो कि संविधान में मेंशन नहीं है। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गेव द लास्ट वर्ड टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का लास्ट सही होगा, लेकिन अब प्रेसिडेंट भी मजबूर होंगे, उनको जो कंसल्टेशन है वो तो कोर्ट के साथ ही करना पड़ेगा। प्रेसिडेंट अपने आप में कोई फैसला नहीं ले सकते हैं। अगर कोलिजियम सिस्टम ने कुछ प्रपोजल दिया है तो प्रेसिडेंट को वो स्वीकार करना पड़ेगा। एंड एक चलो वो और बात है कि प्रेसिडेंट वो फैसला वापस कोलिजियम को कंसिडर करने के लिए कह सकते हैं, बट जैसे आपको मैंने बताया अभी 2 मिनट पहले, बाद में फिर भी जो विल रहेगा वो कोलिजियम सिस्टम का ही रहेगा। नॉट द लीस्ट, क्या प्रॉब्लम है कि हम कोई ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट को या एमिनेंट ज्यूरिस्ट को या कोई ऐसे पब्लिक डोमेन में कोई जो लॉ एक्सपर्ट्स हैं, जो इस फील्ड में जो एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको क्यों नहीं इंक्लूड कर सकते हैं? क्या इसमें कोई एतराज है? यहाँ पे कॉलमनिस्ट कह रहे हैं कि अगर हम कोई ऐसा व्यक्ति को, ऐसा कैंडिडेट फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव भी इन्वॉल्व कर सकें, ठीक है। अब यहाँ पे इस बात को रिकॉल करते हैं और ये बात आपने कमेंट सेक्शन पे बताना है अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, अब इसके चलते एक अमेंडमेंट एक्ट आया था 2014 में। वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब 2014 में पार्लियामेंट ने यूनानिमिटी के साथ, एकामत के साथ यहाँ पे एक बात रखी थी कि क्यों ना एक बॉडी बनाई जाए NJAC, ठीक है। इसमें क्या होगा, 3 जजेस रहेंगे, ठीक है, एक लॉ मिनिस्टर रहेगा और 2 एमिनेंट पर्संस रहेंगे फ्रॉम द फील्ड ऑफ लॉ एज फार एज अपॉइंटिंग द जजेस इज कंसर्न। लेकिन अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तक ये कोड गया, जुडिशरी में बहुत यहाँ पे इस फैसले को क्रिटिसाइज करा गया। मुझे याद है डिबेट्स टीवी पे आती थी, अरुण जेटली के साथ काफ़ी डिबेट्स ऐसे हमने टीवी पे देखी थी, और उस वक्त की बात है 2014-15 की बात है। और उस वक्त जुडिशरी का ये कहना था कि देखो ये तो आप हमारे डोमेन में इंटरफेयर कर रहे हो, जुडिशियल इंडिपेंडेंस कहाँ गई? तो वहां पे सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात आ रही थी। देखिए सेपरेशन ऑफ पावर्स एक चीज है, लेकिन हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ फंक्शंस नाम की भी एक चीज आती है। डिफरेंस है सेपरेशन ऑफ पावर्स और सेपरेशन ऑफ फंक्शंस के बीच में। तो कोर्ट ने कहा कि भी देखो हमारे यहाँ पे तो हमारी जो ऑटोनॉमी है वो डाइल्यूट होगी, तो हम इस यानी कि क्योंकि एग्जीक्यूटिव की इन्वॉल्वमेंट आ गई, लॉ मिनिस्टर आ गया, 2 एमिनेंट लोग आ गए। अब ये 2 एमिनेंट लोग कौन होंगे, कौन तय करेगा? अब अगर ये एग्जीक्यूटिव ही तय करेगा तो हमारी ऑटोनॉमी कहाँ गई? तो हमारी जो अथॉरिटी है वो तो डाइल्यूट हो रही है। उनका भी कहना गलत नहीं था उस टाइम पे। तो जरा सोचने वाली बात है, जरा इस बात को सोचिए कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान में प्रोविजन भी है जहां पे आर्टिकल 124 के चलते हम यहाँ पे जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट हैं वो भी इंक्लूड कर सकते हैं।
ठीक है, एज जजेस हम उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? अभी भी जो कोलिजियम सिस्टम है, जिसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो ट्रांसपेरेंट है, बंद दरवाजे में मीटिंग्स हो रही हैं, क्या अंदर चल रहा है क्या नहीं चल रहा, किस चीज़ को लेके फैसला हो रहा है, ठीक है। अब चलो, हम यहाँ पे ये नहीं कहते कि सारे के सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट के गलत होते हैं, लेकिन अब एक नजरिया है यहाँ पे कॉलमनिस्ट का। हमारा नजरिया हो सकता है कि भी कोलिजियम सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है, एग्जीक्यूटिव इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब अगेन एडिटोरियल्स में क्या होते हैं, लोगों के व्यूज होते हैं, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलू को समझना बहुत जरूरी है। और एट द एंड ऑफ द डे हम वही काम करते हैं एनालिसिस में, दोनों पहलू को समझते हैं। चलिए, अगला आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे, तो वॉर अगेंस्ट इलीगल गुड्स एज इंडियाज फाइट। दोस्तों, फेस्टिव सीजन है, दिवाली का सीजन, अब दिवाली आने वाली है, आज करवा चौथ है। अब देखिए दोस्तों, फेस्टिवल सीजन में हर किसी की ख्वाहिश होती है कुछ नई चीजें लेना, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो फ्रिज हो, माइक्रोवेव हो, व्हाटएवर इट माइट बी। और होनी भी चाहिए, फेस्टिवल का टाइम है, लोग अपने लव्ड वंस के साथ सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये दिवाली अच्छी नहीं होने वाली। देखिए दोस्तों, पिछले 2 सालों से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नौकरी नहीं है, जिनके पास बेरोजगारी है। महंगाई की बात करें, अब इस बात से हम राहत तो नहीं ले सकते कि भारत में महंगाई कम है एज कंपेयर टू यूके, यूएसए। अब हमको क्या लेना देना, आम इंसान को जो सड़क पे चल रहा है उसको क्या लेना देना कि यूके में इन्फ्लेशन कितना है, कोर इन्फ्लेशन कितना है, सीपीआई कितना है, डब्ल्यूपीआई कितना है। अगर हम अपनी बात करें तो यहां पे पिछले महीने जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन रेट है वो लगभग 12.5% के आसपास था। जुलाई में लगभग 14% था। अब ये जो कंसिस्टेंट इन्फ्लेशन है, महामारी थी पहले 2 साल पहले, अब महामारी से बाहर निकले, रशिया यूक्रेन की लड़ाई है, वोलेटिलिटी है कमोडिटीज में, इसके चलते लोग जो अपने फैसले हैं चीज खरीदने के लिए उसको थोड़ा डिले कर रहे हैं। गाड़ी खरीदना हो, घर लेना हो, कुछ भी चीज लेनी हो, क्योंकि 4 पैसे बचाने में ज्यादा भलाई है, लोगों का ये मानना है। और इस करके वो क्या कर रहे हैं कि चलो अपनी मनोकामनाओं को भी हम थोड़ा बरी कर रहे हैं, अपने दिल पे पत्थर रख के अभी हम चीज नहीं लेंगे, लेकिन अगर उसका कोई सस्ता वर्जन हमको मिल जाता है, चीपर ऑल्टरनेटिव्स मिल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, उसको खरीद लेंगे हम। और मार्केट में, भारत में ऐसी कोई कमी नहीं है चीपर, अगर हम ऑल्टरनेटिव्स की बात करें, चाहे वो मोबाइल फोन्स हैं, चाहे वो टीवीज हैं, ठीक है, चाहे वो खिलौने हो, ठीक है, चाहे वो अब दिवाली के टाइम पे देखिए बहुत सारे ऐसे पूजा आइडल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आते हैं, पटाखे आते हैं जो कि चाइनीज होते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कि जब भी महंगाई ज्यादा हो, या जब भी सरकार किसी चीज के ऊपर बैन लगा दे, या सरकार किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के ऊपर, किसी पर्टिकुलर वस्तु के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दे, तो क्या होता है, एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ी हो जाती है, एक ग्रे मार्केट खड़ी हो जाती है, ठीक है, जहां पे क्या इंकरेज किया जाता है लोगों को कि कोई बात नहीं, अगर ये चीज महंगी हो गई है, इसके दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में महंगे हैं, आपने अपने बच्चों को खिलौने लेके देने हैं, तो अगर आप महंगे खिलौने मॉल्स में जाके नहीं अफोर्ड कर सकते तो कोई बात नहीं, दुकानदार आ जाते हैं और वो सस्ते दाम में ये चीजें देनी शुरू कर देते हैं। और अभी दिवाली के टाइम पे तो ये चीज बहुत कॉमन होती है, तो तभी मैंने यहाँ पे चाइनीज दिवाली करके मेंशन करा है। अब इसके चलते हमारा रिस्पांस क्या है? पिछले 2 साल से इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने आत्मनिर्भरता की बात करी है, सेल्फ रिलायंस की बात करी है, कि फोकस होगा कि हम बल्क में यहीं पे चीजें प्रोड्यूस करें और एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर सके जहां पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है इस बात का फायदा उठा सके, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एमएसएमई सेक्टर बूम कर सके। अब यहाँ पे ये पाया गया, तो अगर आप, जैसे एक बहुत पॉपुलर ब्रांड है टॉयज का, हैमलेस करके, तो अगर आप जाएंगे कभी मॉल में, अगर आपका कभी चक्कर लगता है या हैमलेस का कोई स्टोर है आपके शहर में, अब वहां पे ना इंडियन मेड टॉयज भी आने शुरू हो गए हैं। अभी रिसेंटली पीयूष गोयल जी ने ये बात कही थी कि जो हमारा टॉय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ना ये बूम कर रहा है। अब इंडियन टॉयज जो है दे आर फिलिंग अप द शेल्व्स इन द कंट्री। बहुत अच्छी बात है, बिकॉज अभी तक क्या था कि जो खिलौनों की भी हम बात करें, जो छोटे बच्चे जिन खिलौनों के साथ खेलते हैं वो भी चाइना मेड होते हैं, ठीक है, तो चाइना इस बात का बहुत फायदा उठाता है। आपको ये भी पता होगा कि चाइना सस्ते दाम में बहुत सारी चीजें यहाँ पे इंडिया में फेंकता है ना। जो हम काउंटर विलिंग ड्यूटी की भी बात करते हैं कि काउंटर विलिंग ड्यूटी को बढ़ाया जाए, एंटी डंपिंग ड्यूटी को बढ़ाया जाए, लेकिन द थिंग इज कि सरकार टैक्स बढ़ाए या सरकार किसी चीज को बैन करे, महंगाई हो, कुछ ना कुछ तरीका निकाल लेते हैं लोग कि कैसे सस्ते दाम में हमने इंडियन मार्केट्स में वो चीजें फ्लडेड करनी है, कुछ ना कुछ तौर तरीका निकल जाता है, कुछ ना कुछ लूप होल निकल जाता है। और जब महंगाई बहुत ज्यादा हो या सरकार ने किसी पर्टिकुलर वस्तु के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी हो, तो कंज्यूमर डेफिनेटली चीपर ऑल्टरनेटिव्स को सर्च करते हैं, और इसके चलते ये जो प्रॉब्लम है ग्रे मार्केट की, पैरेलल इकोनॉमी की, स्मगलिंग की, इलीगल गुड्स की, ये बढ़ जाती है। अब आपको ये भी पता है कि वैसे भी हमारे बॉर्डर्स जो हैं पोरस बॉर्डर्स हैं, तो इलीगल इलिसिट ट्रेड होना, चाहे वो ड्रग्स में हो, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चाहे वो वेपन्स में हो, या वो इस तरह की आम जो घरेलू चीज़ें हैं, हाउस होल्ड चीज़ें हैं, ये बहुत फ्रीक्वेंटली होता रहता है। तो चाहे वो मोबाइल हैं, ठीक है, आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल गुड्स हैं, एफएमसीजी पैकेज गुड्स हैं, तंबाकू के प्रोडक्ट्स हैं, शराब के प्रोडक्ट्स हो, तो अब यहाँ पे एक बहुत एक
आप दंग रह जाएंगे यहाँ पे। वैसे आपको भी दिख नहीं रहा होगा क्योंकि शायद अभी मैं उस चीज़ को कवर कर रहा हूँ। जो साइज है इलिसिट मार्केट का इस हमारे यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज में, वो 2,60,000 करोड़ का था 2019-20 में। तो सोचने वाली बात है दोस्तों कि 2,60,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी रन कर रही है। अब ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, आपको ये पता हो कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली जाती है, और उस रिपोर्ट का नाम क्या है, ग्लोबल इलिसिट ट्रेड एनवायरनमेंट इंडेक्स। हमारा रैंक बहुत नीचे था इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में, और इस रिपोर्ट में सजेस्ट किया गया था कि भारत को काफी ऐसे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे कि कैसे ये जो इलिसिट ट्रेड जो कि फ्लरिश कर रहा है हमारी इकोनॉमी में, जिसके चलते हम कितने लाखों करोड़ों रुपए लूज कर रहे हैं, उसको कैसे कर्ब किया जाए, कैसे कंटेन किया जाए। इलिसिट ट्रेड के फ्लरिशिंग से 16 लाख लोगों को नौकरियों से निकाला भी जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट लॉस हो रहा है लगभग 16 लाख लोगों को। और खास करके अगर हम एफएमसीजी सेक्टर की बात करें, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जो होती हैं, अगर हम हाउस होल्ड या पर्सनल गुड्स की बात करें, पैकेज प्रोसेस्ड फूड्स की हम बात करें, इसका जो इलिसिट मार्केट साइज है वो काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 68% ऑफ द जॉब लॉसेज इज बिकॉज ऑफ द इलिसिट ट्रेड हैपनिंग, इलिसिट ट्रेड हैपनिंग इन दिस सेक्टर। नाउ अब रेजिस्टेंस की बात करें अगेंस्ट इलिसिट ट्रेड, तो जो डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज हैं, वो इसको लेके इतना ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखा रही है। अगर हम चाइना की भी बात करें, उनको इतना, दे आर नॉट माइंडिंग दैट इवन इफ द इलिसिट ट्रेड इज फ्लरिशिंग इन देयर इकोनॉमीज। उनके लिए तो फायदे की बात है, उनकी लोकल इकोनॉमी को इतना इंपैक्ट नहीं होता, उल्टा उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ही फायदा हो रहा है कि वो जो चीज़ें बनाई जा रही है वहाँ पे वो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में फेंकी जा रही हैं, तो वो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहे हैं। तो ये लड़ाई भारत की है, अकेले भारत को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बिकॉज इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमिंग कंट्रीज विद, लेट मी अगेन रिपीट, विद पोरस बॉर्डर्स, और बहुत वीक एनफोर्समेंट मशीनरी है हमारे यहाँ पे कि हम स्मगलिंग को रोक सकें। तो सजेशंस की बात करें कि कैसे हम स्मगलिंग को रोक सकते हैं, तो पहली बात तो है कि टैक्सेस को सरकारों को चाहिए कि टैक्सेस को रैशनलाइज करें। ज़्यादा हाई इंपोर्ट ड्यूटी लगाने का फायदा नहीं है। हम देखते हैं कि गोल्ड की अगर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाती है तो इलीगल तरीके से गोल्ड स्मगलिंग शुरू हो जाती है। कोई ना कोई तौर तरीका लोग ढूंढ लेते हैं, जो स्मगलर्स होते हैं कोई ना कोई तौर तरीका ढूंढ लेते हैं। ठीक है, उन कैटेगरीज में सरकार को टैक्सेस और बेहतर तरीके से रैशनलाइज करने चाहिए, खास करके जहां पे स्कोप बहुत ज्यादा रहता है स्मगलिंग का। ठीक है, अब इसके चलते हमको अपनी लोकल इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना बहुत जरूरी है, ताकि वो यहाँ पे वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स बना सके। तो वोकल फॉर लोकल का जो ब्रांड है आत्मनिर्भर भारत के चलते बहुत पॉपुलर हुआ है। ठीक है, अभी दिवाली के टाइम पे भी इस ब्रांड को बहुत पॉपुलर किया जा रहा है। सोशल मीडिया पे एक मैं एडवर्टाइजमेंट कल पढ़ रहा था वोकल फॉर लोकल के लिए, जहाँ पे खादी की बात करी गई थी, है ना। त्योहारों का सीजन है, तो शादियों का सीजन है, त्योहारों का सीजन है, तो अगर हमने कुर्ता पजामा पहनना है, शेरवानी पहननी है, तो क्यों ना वो इंडियन मेड ही हम पहने ये सब चीजें। तो डेफिनेटली जरूरत है कि हम इंसेंटिवाइज करें लोकल मैन्युफैक्चरर्स को। अगर इंसेंटिवाइज करेंगे, सरकार थोड़ा हैंड होल्डिंग उनका करेगा, तभी वो वर्ल्ड क्लास चीजें यहां पे बना पाएंगे और वो कंपीट कर पाएंगे ग्लोबल ब्रांड्स के साथ, और हमारा जो मार्केट शेयर है बाकी देशों में भी बढ़ेगा। ठीक है, और एक और बात यहां पे जो इंटरेस्टिंग कहेगी वो ये है कि जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं, अगर उनकी जो फर्म्स हैं या एंटिटीज हैं जो यहाँ पे ऑपरेट करती हैं, और जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स, अब देखिए यहाँ पे 150 करोड़ की आबादी है, तो इतनी बड़ी मार्केट है। तो अगर ये जो बहुत महंगी महंगी ब्रांड्स हैं, ग्लोबल ब्रांड्स हैं, जो यहाँ पे चीज़ें बेच रही हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हो, व्हाटएवर इट इज, तो वो इंडिया के सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखते हुए इंडिया स्पेसिफिक प्राइसिंग निकाले अपने गुड्स की। और अगर उनको ज्यादा मुनाफा हो रहा है, बिकॉज एज आई सेड कि 150 करोड़ की आबादी है यहाँ पे, तो ज्यादा मुनाफा हो रहा है, तो क्यों नहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट जो है वो लोगों की भलाई के लिए भी जाए, और कुछ जो प्रॉफिट जो वो ले रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो उनको आ रहा है, तो क्यों ना कुछ रेवेन्यू सरकार के पास भी जाना चाहिए। अब ये बात तो चाइना भी करता है। चाइना की एक बहुत सक्सेसफुल पॉलिसी है जहाँ पे जो भी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस हैं, ठीक है, कहीं दे माइट बी अमेरिकन बेस्ड, जर्मनी बेस्ड, लेकिन वो चाइना में ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो अपने प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करते हैं, अर्न बाय द सब्सिडरीज इन चाइना। तो हम भी ये जो है कंसेशन कर सकते हैं बाय अलाउइंग दी एमएनसीज के कैसे वो जो प्रॉफिट्स जो अर्न करते हैं फ्रॉम द गुड्स, जो कि वो यहाँ पे भी बेच रहे हैं और बाहर भी बेच रहे हैं। ठीक है, इसके चलते अब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं। हम कोरोना के टाइम से बात कर रहे हैं, कोरोना के टाइम से हम 2 साल से बात करें कि कैसे हम अट्रैक्ट कर सकते हैं ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, इंडिया को एक हॉटशॉट डेस्टिनेशन कैसे बना सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो अगर हमने अपना, अब हम 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और 2029 तक हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी भी बन जाएंगे, तो हमारा जो दर्जा है, हमारा जो दायरा है इंटरनेशनल स्टेज पे बहुत बढ़ रहा है। इस बात का लेवरेज उठाना चाहिए, और हम जितना मर्जी हो सके, जितना हमसे सरकार की तरफ से हो सके, जितनी इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को, इस तरह के इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे, और एट द सेम टाइम लोकल जो हमारी एमएसएमई सेक्टर है उसको भी हम फ्लरिश होने का मौका देंगे, तो हमारे लिए और अच्छी बात है। तभी हम विकसित हो पाएंगे आने वाले 25 सालों में।
और टेक्नोलॉजी का जितना हो सके उपयोग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ब्लॉकचेन है, लोकेशन टेक्नोलॉजी है, जिसके चलते हम जो इलीगल गुड्स हैं उसको पकड़ सकते हैं, लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। अल्टीमेटली इस सब चीज़ से नुकसान किसको है? सरकार को और हम आम इंसानों को। तो ये बात इस आर्टिकल में सेंट्रल जो है वो डिस्कस करी गई है। लास्ट आर्टिकल, वी नीड अ फॉरेस्ट लेड COP27। तो COP27 अभी कुछ ही दिनों में COP27 भी शुरू होने वाला है। और COP27 जैसे कि आपको मैंने बताया कि कहाँ पे हो रहा है, शर्म एल शेख में, इजिप्ट में हो रहा है इस बारी। पिछली बार कहाँ हुआ था COP26? ग्लासगो में हुआ था, UK में हुआ था। तो पिछली बारी तो देखिए रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर बहुत बातें करी गई थी। मोदी जी ने कहा था कि भाई अब मेगावाट्स में नहीं गीगावाट्स में बातें होंगी, क्लीन एनर्जी की बातें करेगी थी। हमने पंच अमृत टारगेट्स की भी यहाँ पे बात करी थी। और जाहिर सी बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाने के लिए, स्किल अप करने के लिए हमको टेक्नोलॉजीज का एक्सेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फंडिंग है, टेक्नोलॉजी है, वो बहुत ज़रूरी है। और क्लाइमेट चेंज को, ये बहुत बार हम बात कर चुके हैं, क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंटेग्रल पार्ट बन चुका है हमारी डे टू डे डिस्कशन का, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हो। तो डे टू डे डिस्कशन में दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, और इसको एक वॉर फुटिंग की तरह हमको देखना पड़ेगा। अगर तो हमने इंसानियत के सर्वाइवल की बात करनी है, ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल की बात करनी है, तो इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली टेक्नोलॉजी को लेवरेज करना है, फंडिंग को लेवरेज करना है, फाइनेंस को लेवरेज करना है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठाते हैं कॉलमनिस्ट, वो ये कहते हैं कि केवल टेक्नोलॉजी जो है ना अकेला क्लाइमेट चेंज से डील नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली लोगों के माइंड के अंदर, बिहेवियर के अंदर एक चेंज लेके आने की जरूरत है। सोसाइटी के अंदर एक बिहेवियरल चेंज लेके आने की जरूरत है, ताकि हम एक जीरो इमिशन स्ट्रैटेजी के टुवर्ड्स मूव कर सकें। तो ये कॉशन की बात यहाँ पे आ जाती है। बहुत ऑप्टिमिज्म है टेक्नोलॉजी को लेके। तो COP26 के चलते हमने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें अनाउंस करी थी। इनफैक्ट नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि हम नेट जीरो का कुछ वहाँ पे अनाउंसमेंट करेंगे। तो हमने नेट जीरो का अनाउंसमेंट भी किया टुवर्ड्स 2070। तो यहाँ पे जो अहम बातें करी गई थी COP26 में, और जो एजेंडा आगे भी COP27 में कैरी ऑन करा जाएगा, वो था नॉन इमिटिंग इलेक्ट्रिसिटी की, कि बिजली का जो हमने उत्पादन करना है, जो ऊर्जा जो है, वो हम कैसे क्लीन सोर्सेस के जरिए, रिन्यूएबल रिसोर्सेज के जरिए, हाइड्रो पावर हो, ठीक है, न्यूक्लियर फिशन हो, विंड एनर्जी हो, कि कैसे उससे हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज की बात करें और बायोमास की बात करें, तो ये तीन बातें बहुत ज्यादा अहम डिस्कस करी गई थी पिछले COP26 में। क्या आप ये बात जानते हैं कि कार्नेगी इंस्टीट्यूशन ने 2003 की एक रिपोर्ट थी, ये बात बताई थी कि अगर तो हमने मूव करना है, या अगर हमने बहुत एक बड़ा कैटास्ट्रोफिक क्लाइमेट चेंज इवेंट को अगर हमने प्रिवेंट करना है, मिटिगेट करना है, तो हमको ना 50 साल के लिए, यानी कि सन 2000 से लेकर 2050 के लिए एवरीडे इतनी ज्यादा क्लीन एनर्जी कैपेसिटी चाहिए जितनी कि एक न्यूक्लियर प्लांट जनरेट कर सकता है। और 2018 में MIT टेक्नोलॉजी रिव्यू रिपोर्ट ने यह कहा था कि जिस तरीके से अभी जो हमारी बहुत स्लो पेस ऑफ अभी जो ट्रांजिशन है टुवर्ड्स क्लीन एनर्जी, जिस पेस में अभी हम चल रहे हैं, लगभग 400 साल लग जाएंगे कि हम बिल्कुल कंप्लीट ट्रांजिशन कर पाए टुवर्ड्स द क्लीन एनर्जी सिस्टम। नाउ अब ये रिपोर्ट्स हैं, अब ये रिपोर्ट्स कितनी ऑथेंटिक है नहीं है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम बहुत क्लियर हैं, इंडिया बहुत क्लियर है कि टुवर्ड्स 2070 हमने नेट जीरो के टुवर्ड्स तो मूव करना है। लेकिन हम नहीं चाहेंगे कि बहुत ज्यादा कोल हम इंपोर्ट करें विदेश से, और हम नहीं चाहेंगे कि कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करें। नाउ अब टेक्स सेंट्रिक मिटिगेशन की जहां पे बात आती है, टेक्स सेंट्रिक मिटिगेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, अब यहां पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे ज्यादा बात क्यों नहीं होती है? ज्यादा इसमें कोई खर्चा भी नहीं है फॉरेस्ट कंजर्वेशन में, टेक्नोलॉजीज में, क्लीन एनर्जी के ट्रांजिशन में खर्चा बहुत है। लेकिन अगर हम साधारण चीजों पे फोकस कर सकें, फॉरेस्ट इकोनॉमीज पे एम्फसाइज कर सकें, ये सजेशन यहाँ पे दिया गया है कि देखिए फॉरेस्ट जो है, जो पेड़ पौधे हैं, कितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन सिंक्स हैं, ओशंस हैं, फॉरेस्ट हैं, वो कार्बन सिंक्स हैं, रिजर्वायर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैं। लेकिन जितने ज्यादा जंगल काटे जाएंगे, पेड़ पौधे काटे जाएंगे, उतना ज्यादा जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी। तो क्लाइमेट एक्शन में यहां पे स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या डिमांड करती है कि जितना इन्वेस्टमेंट आप कंजर्वेशन में लगा रहे हैं, क्लीन एनर्जी में लगा रहे हैं, उतना ही इन्वेस्टमेंट आप, उतना ही खर्चा जो कि कम लगेगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में भी दिखाइए। लोकल कम्युनिटीज को, आदिवासीज को, इंडिजिनस कम्युनिटीज को भी इन्वॉल्व करिए। अब डिफॉरेस्टेशन को खत्म करने के लिए बात करी गई थी, एफॉरेस्टेशन को प्रमोट करने के लिए बात COP26 में करी गई थी। लेकिन ये जो शपथ जो थी ना, ये बहुत कमजोर थी, बहुत वेग थी, जो प्लेज जिसको हम कहते हैं, ठीक है। यहां पे आर्टिकल में कॉलमनिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर कंट्रीज चाहें तो वो बहुत इजीली अपने नेट जीरो टारगेट को अचीव कर सकते हैं, अगर वो डिफॉरेस्टेशन गोल्स को मद्देनजर रखें और मोनोकल्चर फार्मिंग, यानी कि जो प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग वन स्पीशीज, वन क्रॉप स्पीशीज एट अ टाइम। और साइंटिफिक कम्युनिटी ये भी बताती है, काफी सारी सी पब्लिकेशंस में ये बात भी आई है कि जो नेचुरली कंजर्व्ड और प्रिजर्व्ड फॉरेस्ट है, वो 40% ज्यादा इफेक्टिव है दैन द प्लांटेड वंस, द आर्टिफिशियल वंस।
अब यहाँ पे कुछ आंकड़ों की बात आ जाती है, आप इसको नोट कर सकते हैं, आपको ये काम ही आएंगे अगर आप क्लाइमेट चेंज से संबंधित बात कर रहे हैं। एनवायरनमेंट में आपको डिफॉरेस्टेशन के बारे में पूछा गया, तो एक छोटी सी लाइन है कि जो फॉरेस्ट है वो 7.6 बिलियन मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्ब करते हैं। फॉरेस्ट हो गए, आपके ओशंस हो गए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रिजर्वॉयर्स हैं, ठीक है, वो ऑब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। अब यहां पे ये बात भी करेगी, जो कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है अलॉन्ग विद अदर नेचर बेस्ड सोल्यूशन, इसके चलते दी सॉल्यूशंस कैन प्रोवाइड 37% ऑफ द इमिशन रिडक्शंस व्हिच इज एसेंशियल, व्हिच इज नीडेड टू टैकल द क्लाइमेट चेंज। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो एनुअल ग्रॉस कार्बन इमिशंस हैं फ्रॉम द डिफॉरेस्टेशन, फ्रॉम द ट्रॉपिकल ट्री कवर लॉस, सिर्फ 2 सालों की यहां पे बात करेगी, 2015 से लेकर 2017 के बीच में, तो जो 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 कार्बन इमिशंस में हमने जो इंक्रीमेंट देखा था वो कितना था, 4.8 बिलियन टन। इतना ग्रीन हाउस गैस इमिशन, इतना कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन तो 8.5-9 करोड़ गाड़ियां अपने पूरी लाइफ टाइम में नहीं करेंगी, जितने इन 2 सालों में पेड़ पौधों को काट के कार्बन इमिशंस में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। तो बहुत एक दंग करने वाली बात है ये। तो कंजर्विंग द नेचुरल सिंक्स, तो दोस्तों यहां पे बात आती है, जो आईपीसीसी की लैंड रिपोर्ट है वो ये एस्टिमेट करती है कि जो लैंड है वो एक लार्ज कार्बन डाइऑक्साइड सिंक की तरह काम आता है। और बहुत ज़्यादा एविडेंस हमारे सामने आ रहे हैं कि देखिए नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगी। लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करिए, आदिवासीज़ को इन्वॉल्व करिए, इंडिजिनस लोगों को इन्वॉल्व करिए, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव तरीका भी है, ज़्यादा इक्विटेबल भी है, ताकि हम क्लाइमेट क्राइसिस के साथ लड़ सके। टेक्नोलॉजीज, ग्रीन एनर्जी, फाइनेंसिंग, वो इश्यूज तो हैं, लेकिन जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं, खास करके जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो इस लेवल पे ये सारे एफर्ट्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आशा करते हैं कि COP27 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन को लेकर भी बहुत ज़्यादा बात करी जाएगी, बिकॉज आई विल रिपीट इट अगेन, COP26 में डिफॉरेस्टेशन को लेकर जो प्लेज लिया गया था वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, एफॉरेस्टेशन को लेकर जो प्लेज लिया गया था वो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या बनता है, टेक्नोलॉजी कैन असिस्ट अस बट नॉट लीड अस टुवर्ड्स अ मोर सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल वर्ल्ड। तो ये जो आर्टिकल अभी हमने डिस्कस करा है उसी में से ये क्वेश्चन है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? आपने 150 वर्ड्स में ये जो क्वेश्चन है आपने आंसर करना है। कहाँ आंसर करना है? तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, तो नेम ऑफ द टेलीग्राम ग्रुप इज एडिटोरियल्स विद मीन्स आंसर राइटिंग। तो उसमें एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज वो फ्लो चार्ट वाले मैसेजेस यहाँ पे स्पैम मत करिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए इस ग्रुप को बनाया गया है। मोराल बच्चों का डाउन होता है, बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर यहाँ पे बहुत स्पैम मैसेजेस आ रहे हैं, हमारे पास भी टाइम नहीं मिल पाता कि हम डे टू डे बेसिस में इतने सारे स्पैम मैसेजेस को मॉनिटर करें। ये आपका ग्रुप है, आप अपना इनिशिएटिव समझिए, ठीक है। एक सेंस ऑफ ओनरशिप लेके आइए। क्या मिलता है आपको ऐसे स्पैम मैसेजेस वहाँ पे डालने का, फ्लो चार्ट वगैरह करने का? मत करिए। कंस्ट्रक्टिव काम हो रहा है वहाँ पे, कंस्ट्रक्टिव काम को जारी रहने दीजिए। तो जो बच्चे अभी नया इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आपने इस टेलीग्राम चैनल का एक्सेस पाना है, तो अभी आप वीडियो देखते देखते इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे ये लिंक दिखाई देगा। इस लिंक को आप क्लिक करेंगे तो आपको रीडायरेक्ट किया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल के प्रति। और आप हमारे नंबर 6280133177 इस नंबर पे भी टेलीग्राम की ऐप से मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, रिक्वेस्टिंग टू गेट एडेड इन दिस टेलीग्राम ग्रुप। दोस्तों बेस्ट आंसर शाम को हम 6 बजे पिन कर देंगे। आज बेस्ट आंसर हम रिव्यू नहीं कर पाए थे, बाकी मॉडल आंसर भी शाम को पिन कर दिया जाएगा। जाने से पहले एक एडवर्टाइजमेंट जरूर आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। काफ़ी बच्चे पूछते रहते हैं सोशियोलॉजी के कोर्स के बारे, सोशियोलॉजी के मेंटरशिप कोर्स के बारे। सो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्यारे शेखर सर सोशियोलॉजी पढ़ाते हैं और यहाँ पे हम बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप कोर्स लेके आए हैं सोशियोलॉजी का। तो अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल के साथ अगले साल अपना अटेम्प्ट लिखेंगे, मेंस का अटेम्प्ट लिखेंगे, और आप सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, आप उसकी तलाश में है कि आप कहाँ से कंटेंट कवर करें, ठीक है, कहाँ से आपको गाइडेंस मिल सके, तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मेंटरशिप कोर्स है जिसपे अभी 33% ऑफ भी चल रहा है। तो ये कोर्स आपको 18,899 का पड़ेगा, वैसे इसकी प्राइस 27,999 है। अगर आपने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है तो हमारे टोल फ्री नंबर 180089033043 पे कॉल करके इसके बारे और इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे लेता हूं इजाजत और आपको मिलूंगा मैं कल और चर्चा के साथ और एनालिसिस के साथ। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए और आंसर्स भी लिखते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।